हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। ये इसका 6th पार्ट है। ऑलरेडी मैंने इस एजुकेशन पेपर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। वो दोनों पार्ट्स आपको इसी प्रीवियस पेपर्स के लिस्ट में मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं, और जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी बहुत सारे पेपर्स की हमने आंसर की डिस्कस की वहाँ पर, जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है 101 से आगे। अभी तक 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। हु गेव दिस स्लोगन? किसने ये स्लोगन दिया था? लर्न वाइल यू अर्न एंड अर्न वाइल यू लर्न। बहुत ही मशहूर स्लोगन है, ये दिया था गांधी जी ने। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। गांधी जी स्ट्रेस्ड दैट एजुकेशन शुड बी। गांधी जी ने जोर किस पे दिया था? सब जानते हैं, क्राफ्ट एजुकेशन। उसके बाद 103। हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन राधाकृष्णन कमीशन अपॉइंटेड? जब राधाकृष्णन कमीशन अपॉइंट किया गया था उस टाइम इंडियन का एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 104। हाउ मैनी रिपोर्ट पेजेस वर सबमिटेड टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बाय कोठारी कमीशन? जो कोठारी कमीशन आया था वो कितने पेजेस का कमीशन रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था? वो 1600 पेजेस का रिपोर्ट सबमिट किया गया था। हम चलते हैं 105 क्वेश्चन। महाराजा प्रताप सिंह इन्वाइटेड सर हेनरी शार्प। ये आप सब जानते हैं कि जो शार्प कमेटी बनाई गई है, हेनरी शार्प उसका नाम था, उसको इनवाइट किया था महाराजा प्रताप सिंह, ये आप सब जानते हैं, टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको सिर्फ बताना है कि डेट, यानी किस डेट में जो महाराजा प्रताप सिंह है उसने हेनरी शार्प को इनवाइट किया था। डेट है 1916। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए 1916। 106 क्वेश्चन। शार्प कमेटी रिकमेंडेड। अब जो ये शार्प कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस क्या थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें रिकमेंडेशंस हैं, इनको याद रखिए। ऑल ऑफ द अबव मीन्स कि सारी रिकमेंडेशन उसने की थी। इसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट का व्यू के हवाले से। पहला रिकमेंडेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स। उसने कहा कि स्कूल्स और ज़्यादा एस्टेब्लिश करने चाहिए। सर्विसेज ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री स्कूल। उसके बाद टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स कि जिससे फिर चिल्ड्रन अपना रोज़गार कमा सकते हैं, ऐसे कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। 107। के.जी. सईदेन रिपोर्ट सबमिटेड इन। के.जी. सईदेन रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था, आपको डेट बताना है 1939। उसके बाद 108 क्वेश्चन। भगवान सहाय कमेटी वाज अपॉइंटेड इन। किस डेट में? इसका भी आपको डेट बताना है कि भगवान सहाय कमेटी जो अपॉइंट की गई थी किस डेट में अपॉइंट की गई थी? अप्रैल 1972। याद रखिए, मंथ भी अप्रैल मंथ है 1972। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109। भगवान सहाय कमेटी मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग। भगवान सहाय कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशंस क्या थी? ऑल ऑफ द अबव मीन्स ए पार्ट भी है टीचर ट्रेनिंग। याद रखिए कि टीचर ट्रेनिंग किस कमेटी में कहा गया था? भगवान सहाय कमेटी में। द न्यू एजुकेशनल पैटर्न, ये भी सही है। रिवीजन ऑफ करिकुला एट द स्कूल स्टेज, यानी उन्होंने कहा था कि जो करिकुलम चल रहा है उसमें रिवीजन करना चाहिए, यानी थोड़ा सा चेंज उसमें लाने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। भगवान सहाय कमेटी ऑब्जर्व दैट द वेरी वीक एरिया इन द स्टेट इज। भगवान सहाय
ने वीक एरियाज़ कौन बताए थे? उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है इस स्टेट में। तो ये कहा था उसने कि ये वीक एरिया है। उसके बाद जो 111 क्वेश्चन है, वंडरिंग टीचर्स ड्यूरिंग द वैदिक एज वेर कॉल्ड, जो वैदिक दौर था उसमें जो वंडरिंग टीचर्स यानी जो मतलब कि जो एक जगह नहीं पढ़ाते हैं, जो बहुत सारे जगह जगह जाकर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, उनको क्या कहते थे? यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, बाकी दो ऑप्शंस अगले पेज पर हैं। तो ये हैं बाकी दो ऑप्शंस, चराकास और ब्राह्मणा, लेकिन आंसर इसका चराकास है। यानी जब वैदिक दौर में जो टीचर्स वंडरिंग करते थे उनको कहते थे चराकास। उसके बाद 112 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन? एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा नहीं है? नॉट यहाँ पर लिखा गया है, तो आंसर है HRD। कैब भी एडवाइजरी बॉडी है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, UGC भी है आप जानते हैं, और NCERT भी एडवाइजरी बॉडी है स्कूल एजुकेशन के लिए, लेकिन HRD कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हायर एजुकेशन वाज गिवन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन, जो वैदिक पीरियड था उसमें हायर एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी? आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी गुरुकुलस, चरण, शाखाज। उसके बाद 114 क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर हाउ मेनी यूनिवर्सिटी? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? टोटल 15 यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम। उसके बाद 115, हेमस ऑफ वेदास वर कंपोज्ड बाय, इसका आंसर है बी पार्ट, ब्रह्मचारीज। उसके बाद 116 क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धाज प्रीचिंग इज नोन एज, जो लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिपिटकास। यानी त्रिपिटकास इसको इसलिए कहते हैं कि वो 3 बुक्स हैं, और यानी 3 पिटाकास हैं जिनमें सूता, विनाया और अभिधामा, ये 3 पिटाकास हैं, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपिटकास। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, विच पिटाका consists of descriptions of the main teachings of Lord Buddha and his philosophical thoughts? कौन सी पिटाका इन 3 में से है जिसमें मेन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा है और फिलोसफिकल थॉट्स लॉर्ड बुद्धा की? उस पिटाका को क्या कहते हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको तीनों पिटाकस का नाम बताया। एक विनाया पिटाका है, दूसरा अभिधमा पिटाका है, और ये जो सक्ता पिटाका है ये कोई पिटाका नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर है अभिधमा पिटाका। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 118 है, बुद्धा एट फोल्ड पाथ इज नोन एज, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में लॉर्ड बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिया था, आप सब जानते हैं, उस 8 फोल्ड पाथ को क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है यहाँ पर निर्वाणा, ये उसका आंसर नहीं है। यहाँ पर बाकी दो ऑप्शंस हैं, साल्वेशन, ये भी इसका आंसर नहीं है, तालापत्र, अष्टांग मार्ग, ये इसका आंसर है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ को कहते हैं जो लॉर्ड बुद्धा ने दिया था। उसके बाद 119, इन बुद्धिज्म उपाध्यास इज द कस्टोडियन ऑफ, आंसर है इसका टीचिंग एंड लर्निंग यानी ए पार्ट। उसके बाद 120, हु वाज द हायर अथॉरिटी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन? बुद्धिस्ट एजुकेशन जो था उसमें हायर अथॉरिटी क्या था? उपाध्याय हाईएस्ट अथॉरिटी वहाँ पे था। उसके बाद 121, इन बुद्धिस्ट पीरियड आफ्टर ट्रेनिंग द एज ऑफ 20 ईयर्स, आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स को दाखिला लिया जाता था मोनास्ट्रीज में, तो उसको कंटिन्यूसली 20 साल तक वहाँ एजुकेशन हासिल करनी होती थी। यही इसमें कहा गया है कि जब 20 ईयर्स तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता था एक स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैड टू अडॉप्ट, जब उसकी पूरी वो 20 साल की ट्रेनिंग या टीचिंग वहाँ पे ख़त्म होती थी इन बुद्धिस्ट पीरियड में, तो उसको क्या करना होता था? उस टाइम एक सेरेमनी की जाती थी, उसको कहते थे उपसंपदा, या आप याद रखिए। पाबाजा भी एक सेरेमनी है, आप सब लोग जानते हैं। पाबाजा उस सेरेमनी को कहते हैं जब वो दाखिला लेता था, यानी शुरुआत में,
और जब वो दाखिला लेता था, पापाजा होता था, फिर 20 साल तक वो ट्रेनिंग या एजुकेशन हासिल करता था वहाँ पे, और उसके बाद होता था ये सेरेमनी उपसंपदा जिसको कहते हैं। अब ये जो उपनयना जो है, ये भी एक सेरेमनी है, ये आप जानते होंगे। और जो नहीं जानता है उसको मैं ये बताऊं कि उपनाया ये जो है, ये भी एक सेरेमनी है, लेकिन ये वैदिक एजुकेशन में होती थी। जब वहाँ पर हिंदुइज्म में स्टूडेंट जब दाखिला लेते थे गुरुकुल्स में, तो उस टाइम ये सेरेमनी होती थी जिसको कहते थे उपनयना। तो यही ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शंस को आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 जो है, आफ्टर उपसंपदा, यानी अभी जो हमने बात की रिचुअल की, द मोंक्स वर कॉल्ड, जब ये उपसंपदा रिचुअल होता था उसके बाद जो मोंक्स वो बनते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे भिक्षु। याद रखिए ये टर्म, भिक्षु उनको कहते थे। उसके बाद 123, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, किसने ये बुक लिखी थी, एजुकेशन इन द मुस्लिम इंडिया, जाफर इसका राइटर है। उसके बाद 124 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वो यहाँ पर है, द फर्स्ट मदरसा वाज स्टार्टेड इन, किस स्टेट में पहला मदरसा स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता में पहला किया गया था। उसके बाद 125, वेस्टेज मीन्स, एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टर्म है वेस्टेज। आपको बताना है कि इसका माने क्या है। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सही आंसर है इसका सी पार्ट, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन, यानी जब बच्चे पहले ही स्कूल ड्रॉप कर देते थे एजुकेशन तालीम करने के बगैर, किसी भी स्टेज में, चाहे वो थर्ड पास करके स्कूल छोड़ देते हैं, फोर्थ क्लास पास करके, फिफ्थ क्लास पास करके, सिक्स्थ क्लास, यानी किसी भी क्लास में हैं वो, लेकिन पूरी तालीम अभी मुकम्मल नहीं की है प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको 8th क्लास तक कहते हैं, उस टाइम तक अगर एजुकेशन मुकम्मल नहीं की है, स्टार्टिंग से लेकर 8th क्लास तक किसी भी साल में अगर उसने एजुकेशन छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं हम वेस्टेज। ये याद रखिए ये पॉइंट। उसके बाद 126, द ग्रांट इन एड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, किसने ये रिकमेंड किया था कि ग्रांट इन एड सिस्टम चालू किया जाएगा? चार्ल्स वुड है। उसके बाद 127, कॉमन स्कूल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कॉमन स्कूल सिस्टम की रिकमेंडेशन किसने की थी? आंसर है इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन का एक इम्पोर्टेंट नाम दूसरा भी है। आप सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता दीजिए। आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, यह है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियन एजुकेशन कमीशन हम दो कमीशन को कहते हैं, लेकिन एक है बिफोर इंडिपेंडेंस और एक है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आपको बताना है कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसका दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा फिर कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर भी, लेकिन पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे। उसके बाद 128, भगवान सहाय कमेटी वाज कनेक्टेड विद, भगवान सहाय कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि एजुकेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद 129, नेक सिग्निफाइज, यानी नेक का फुल फॉर्म, इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे नेक का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन ऑप्शन दिखाने से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इस ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 70% स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर तो कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने आंसर पहले ही मार्क कर दिया है रेड कलर से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि जिसमें आंसर मार्क नहीं किया होता और आपको खुद ही इसका आंसर देना होता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन हैं। फिर भी आप देख लीजिए और अच्छी तरह से आप याद रखिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन और गौर से देख लीजिए ऑप्शंस। एक है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, दूसरा है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तीसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी काउंसिल, चौथा है न्यू असेसमेंट एंड असिस्टेंस यूनिवर्सिटी काउंसिल। ये दो ऑप्शन
छोड़ दीजिए। लेकिन जो पहले 2 ऑप्शन है इनमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पहले एक्रेडिटेशन है और बाद में असेसमेंट है, या पहले असेसमेंट है बाद में एक्रेडिटेशन है। जब क्वेश्चन में एक ऑप्शन आते हैं तो 70% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनली 30% स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। तो गौर से देख लीजिए और याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज ना हो जाए। हमेशा पहले असेसमेंट आता है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इसका सही आंसर है, इसको याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी रिकमेंड है। ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी है, उसने क्या रिकमेंडेशन की थी? ऑल ऑफ द अबव आंसर्स हैं, सारे आपको याद रखने हैं। यानी वर्क एजुकेशन उस पर उसने जोर दिया था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, उसने कहा कि करिकुलम को स्ट्रिक्ट मत बनाइए, इसको फ्लेक्सिबल कीजिए। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसमें चेंजेस आसानी के साथ इंसान कर सकता है। टीचर को लगे कहीं पर चेंजेस करने हैं उसको वो इजाज़त होनी चाहिए। इसी तरह से ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और तीसरा है सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी ऐसा वर्क जो कि सोशली यूज़फुल वर्क हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एजुकेशन के। अगर आप और भी इसमें क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं और भी ला सकता हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।